मुसाफिर। प्रकाशवती का ब्याह था और सुशीला और लीला ब्याह देखने की खुशी में नए नए कपड़े सिलवा रही थीं। जॉर्जेट की सब्ज साड़ी, जरी का फीता, नीनून का बादामी दुपट्टा और उसका झिलमिलाता हुआ नखराई नकारा, आंख के नशे की कमीज और अमृत मिथुन की शलवारें, अजीब अजीब से ब्लाउज जो दूर से देखने में ऐसे मालूम हो गोया सिर्फ चायदानी को ढांपने के काम आ सकते हैं। लेकिन जब सुशीला और लीला उन्हें पहन लें तो गोल गोल कता किए हुए किनारों से बाजू ऐसे निकल आए जैसे सेब की शाखें फूलों के बार से झुक रही हों। बेचारा प्रकाश सुशीला और लीला की तरफ देख देख के सोचता कि औरतें भी अजीब मुसीबत हैं। ये पैदा हों तो मुसीबत और ना पैदा हों तब भी मुसीबत। लीला ने नए तिलाई आवेजे आवेजे खरीद लिए थे और सुशीला ने बिल्ली के पंजों की तरह अपने नाखून बढ़ा लिए थे और हर रोज उन्हें पॉलिश किया करती और सोचती कि जब सिरीपुर जाएंगे तो सुशीला के तिलाई आवेजों को कौन पूछेगा। हाँ, इस छोटे से कस्बे की सब लड़कियां उसके सफ़ेद सफ़ेद लंबे नाखूनों को देखकर जरूर हैरान होंगी। अरे ये क्या है, देख तो बहन, ये लाहौर का नया फैशन है। क्या तुझे खबर नहीं, सुशीला अब कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, कॉलेज में। और फिर कैसी कैसी अजीब बातें होंगी, खूब लुत्फ आएगा उनकी बातें सुनकर। और लीला ने तो जब से प्रेम की पुकार में हीरोइन के कानों में नई वजह के आवेजे देखे थे उसका दिल ललचा रहा था। अब प्रकाशवती के ब्याह पर यह पहला मौका था कि वो इन तलाई आवेजों का तकाजा करती। और ये तो सब जानते हैं कि आवेजे जितने लीला के कानों में भले मालूम होते हैं और किसी के कानों में नहीं होते। और फिर ये आवेजे भी तो बहुत अच्छे थे, लंबे लंबे से। एक छोटे से तलाई गुंबद के नीचे एक इस तरह बड़ा तलाई गुंबद, हत्ता कि यह तलाई गुंबद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए उसकी सफ़ेद बलोरी गर्दन तक पहुंच जाते। ये आवेजे बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे मदवरा के मंदिर लटके हुए लहरा रहे हों। और जब आईने के सामने वो गर्दन एक तरफ झुकाकर मुस्कुरा देती तो उसका हंसना और तलाई गुंबदों का झूमना और उसके गालों का शहाबी हो जाना, ये सब बातें मिलकर उस पर एक नशा तारी कर देती। और वो सोचती, क्या सुशीला और उसके नाखून? ये और बात थी कि सुशीला उसकी बहन थी, बड़ी बहन। लेकिन जब प्रकाश चंद ने मासूम से लहजे में नए आवेजों की तारीफ की तो सुशीला ने जवाब दिया, मैं क्या करती भाईजान, मेरे पास कोई अच्छे आवेजे ही नहीं थे और वो पहले 3 जोड़े तो बिल्कुल ही भद्दे से हैं। क्या मैं वही पहनकर प्रकाश के ब्याह पर जाऊं? और शीला ने नाखूनों पर पॉलिश करते हुए निहायत भोलपन से कहा, भाईजान, आप हमारी उस्तानी में सैगल के नाखून देखें तो बिल्कुल हैरान रह जाएं। बिल्कुल सफ़ेद, बेदाग, सच्चे मोतियों की तरह। मेरे नाखूनों पर तो वैसी चमक आती ही नहीं। और बापा जी, प्रकाश के ब्याह में हम यहाँ से बस पर जाएंगे या रेल पर? प्रकाशवती के ब्याह से 2 दिन पहले प्रकाश चंद, लीला और सुशीला लाहौर से रवाना हुए। प्रकाश की माँ ने अपने बेटे को खर्च के लिए 25 रुपए दिए। प्रकाशवती के लिए पीले रंग की जॉर्जेट की एक साड़ी और 2 रुपए शगुन के। फिर बोली, देखो ना, प्रकाश डोली पर सवार हो तो उसे अपने पास से 2 रुपए शगुन के और दे देना। और हाँ, 2 रुपए लड़के को भी, दूल्हा को, और बस काफ़ी है। जब प्रकाश और लीला और सुशीला घर से तांगे पर सवार हुए तो प्रकाश की माँ ने कहा, देखना बेटा, डोली के वक्त मेरा ख्याल है कि बस दूल्हा दुल्हन दोनों को 1-1 रुपया शगुन देना। आखिर जब तुम्हारे भाई का ब्याह हुआ तो प्रकाशवती की माँ ने कौन से खजाने लुटा दिए थे? यही 1-1 रुपया उसने दोनों को दिया था। और क्या, बस काफ़ी है। अच्छा बेटा जाओ, अब देर ना करो। लेकिन जब तांगा बिल्कुल ही चलने लगा तो प्रकाश की माँ ने फिर इशारे से उसे ठहरा लिया और प्रकाश के करीब जाकर सरगोशियाना अंदाज में बोली, सुशीला और लीला को नंगे सर न फिरने देना। सिरीपुर पुरानी वजह का शहर है, कोई लाहौर नहीं। और ये आदत तो मुझे बहुत ही बुरी मालूम होती है। और फिर इन्हें नैनवन के दुपट्टे भी न ओढ़ने देना। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। कमारी लड़कियों को बहुत हंसने बोलने भी नहीं देना चाहिए। वहाँ तो हर वक्त ढोलक बजती होगी, इसीलिए कहती हूँ। बेटा, ये दुआबे के लोग बड़े शकी मिजाज होते हैं। ज़रा किसी लड़की को नंगे सर देख लिया और वहीं उंगली उठा दी।
और सर उठाकर चलना भी शरीफ दादियों का दस्तूर नहीं। कम अज कम दुआबे के लोग उसे पसंद नहीं करते। नज़र नीची, शर्म अपनी। और प्रकाश ने घबरा कर कहा, बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। रेल जा चुकी थी, इसलिए प्रकाश, सुशीला और लीला को मजबूरन खिजर बस का आसरा लेना पड़ा। दोपहर के वक्त खिजर बस सर्विस की लारी ने उन्हें बटाला पहुंचा दिया। बटाला पहुंचकर उन्होंने सिरीपुर जाने वाली लारियों के अड्डे की तलाश की और आखिर उन्होंने रॉबर्ट पार्क के करीब पा लिया। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी। प्रकाश चंद 100% खालिस शहरी था, जिसकी सारी ज़िंदगी लाहौर की गलियों, पार्कों और सड़कों में चक्कर लगाते और सीटियां बजाते गुजरी थी। यहां पहुंचकर उसने कुछ और ही नक्शा देखा। एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था और इसके नीचे 3 बोसीदा लारियां। दाएं तरफ रॉबर्ट्स पार्क और उसके करीब एक बड़ा सा तालाब। तालाब में पानी नाम को न था। रॉबर्ट्स पार्क के दरख्तों पर पत्तों का निशान न था। सामने एक लेकोदेक चटियल मैदान था। कहीं कहीं खुदरौ झाड़ियाँ उगी हुई थी और आग पर ऊदे ऊदे फूल आए हुए थे। मटियाले रंग की कच्ची सड़क पर लाठी टेक कर चलता हुआ एक बूढ़ा किसान नजर आ रहा था और कहीं कहीं खेतों पर हल चले हुए थे। और ऐसा मालूम होता था कि गोया अपने लब खोले आसमान की तरफ तक रहे हैं कि शायद कहीं से पानी की एक बूंद गिर पड़े। वाकई अजीब दुनिया थी। प्रकाश ने अपने हैट को दाएं तरफ और तिरछा कर लिया और फिर हिम्मत से काम लेकर उसने एक लारी में लेटे हुए ड्राइवर से पूछा, सिरीपुर को लारी यहाँ से जाती है? ड्राइवर हड़बड़ा कर उठ बैठा। हाँ जनाब। क्या कहा जनाब आपने? मैंने कहा सिरीपुर। ड्राइवर ने अपनी आंखें मलते हुए जवाब दिया। हाँ जनाब, यहीं से। फ्रंट सीट को झाड़ते हुए बोला, तशरीफ रखिए, 1 रुपया किराया। किस वक्त चलना होगा? 4 बजे। अब क्या वक्त होगा जनाब? 2:30। बहुत अच्छा जनाब, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। दरमियाना खाना खोलकर प्रकाश ने लीला और सुशीला को बिठा दिया और फिर हैट उतारकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। देहाती ड्राइवर की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। आप सिरीपुर जा रहे हैं? हाँ। किसके यहाँ? लाला खुदीराम के यहाँ। लाला खुदीराम? वो जिनका बड़ी ढाब के पास मकान है, डिप्टी मोहम्मद हुसैन के साथ? वो जिनका लड़का अभी चंद दिन हुए चीन से वापस आया है? सुना वहाँ रुई के किसी कारखाने में काम करता है। उसकी हमशीरा की शादी आजकल होने वाली है जो। हाँ वही। मेरे ख्याल में आप पहले तो कभी सिरीपुर नहीं गए। नहीं। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। मैंने आपको पहले वहाँ कभी नहीं देखा। सिरीपुर एक छोटा सा कस्बा है और हम किसको नहीं जानते। लाला खुदीराम से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बड़े नेक आदमी हैं। उनका घर डिप्टी मोहम्मद हुसैन के घर के साथ है। डिप्टी साहब भी बड़े नेक आदमी हैं। क्या बताऊं जी, डिप्टी साहब का बड़ा लड़का कैसा खुश शक्ल और नेक तीनत था। तबीयत में खोट नाम को ना था। पहलवान था जी, पहलवान। हमारे सिरीपुर में कुश्ती हुई। डिप्टी कमिश्नर साहब भी मेले पर आए हुए थे। वहाँ उसने कुश्ती की और अल्लाह बख्श को हरा दिया। अल्लाह बख्श भी बहुत बड़ा तगड़ा पहलवान है, मगर हार गया जी। क्या बताऊं जी, बड़ा अच्छा आदमी था। जेलदारी का उम्मीदवार था, लेकिन 2 हफ्ते हुए बेचारे को किसी ने रातों रात कत्ल कर दिया। हमारे ज़िले में बहुत कत्ल होते हैं, कत्ल और चालान। अभी पिछले महीने मेरा कोई 7 मरतबा चालान हो चुका है। क्या करें बाबूजी, सड़कें बिल्कुल कच्ची हैं, गाड़ियों का सत्यानाश हो जाता है। ये लारी मैंने 2 साल हुए नई ली थी। आज आप उसकी हालत देखें। पायदान, पहिए, ब्रेकें, मडगार्ड सब खराब हो गए हैं। फजले की गाड़ी इससे भी बुरी हालत में है। ओ फजल, अबे हरामी उठ, देखता क्या है? चल स्टेशन पर चले, सवारियां ले आएं, देर हो रही है। सूरज छिपा चाहता है। आज रात को मेरी शाहजी के घर दावत है। सवारी मिले ना मिले, दावत पर तो पहुंचना ही है। इतना कहकर रजब अली ड्राइवर फजलदीन ड्राइवर को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ सवारियां लेने चला गया और प्रकाश चंद को चंद लम्हों के लिए भौंचका सा छोड़ गया। 4:30 बजे के करीब जब लारी चलने को थी तो लाला घसीटा राम सड़क पर हाँफते हुए दिखाई दिए और रजब अली को इंजन बंद करना पड़ा। प्रकाश चंद की तरफ देखकर रजब अली ने माजरत करते हुए कहा, लाला जी सिरीपुर के बड़े साहूकार हैं और यूं भी मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि अपने कस्बे के किसी आदमी को यहाँ रात बटाले में धक्के खाने के लिए छोड़ जाऊं। मजबूरी है।
अगरचे लारी तो अब भर चुकी है। लारी वाकई भर चुकी थी। दरमियाने दर्जे में जो औरतों के लिए था, सुशीला और लीला के अलावा 8 देहातनें बैठी हुई थीं और सुशीला और लीला के खूबसूरत कपड़ों की तरफ देख देख कर हैरान हो रही थीं। ये हैरानी दबी दबी सी थी। उनसे परे तीसरे दर्जे में लारी की छत के ऊपर भी जाट बैठे हुए थे। चुनाचे जब लाला घसीटा राम लारी के करीब पहुंचे तो रजब अली ने कहा, आओ शाहजी। कहाँ बैठूं? लाला घसीटा राम ने कहा। रजब अली ने एक नज़र पीछे की तरफ दौड़ाई, फिर आहिस्ता से बोला, यही मेरे पास बैठ जाइए। लाला घसीटा राम रजब अली के करीब बैठ गए। उनका चेहरा सुर्ख था और चीचक के दाग इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे रास्ते की मिट्टी पर बारिश के चंद कतरे। दोनों हाथों की चिंगलियों पर सोने की अंगूठियां थीं और गले में दांतों को साफ करने वाला सोने का खिलाल। कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां थीं। भाई रजबे, लाला घसीटा राम ने आराम का एक लंबा सांस लेकर कहा, मैं तो कचहरी से भागता हुआ आया, उम्मीद न थी कि लारी मिल जाएगी। रजब अली ने फिर इंजन खोला। एक पुलिस का सिपाही जिसको सिरीपुर जाना था, ड्राइवर की खिड़की के करीब मडगाट पर खड़ा हो गया। लारी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। सुशीला और लीला बोली, बापा जी। क्यों? प्रकाश ने पूछा। दम घुटा जा रहा है। रजब अली बोला, बीबी जी, अभी लारी जोर से चलेगी तो खूब हवा आएगी। लाला घसीटा राम ने एक नज़र प्रकाश चंद पर डाली और एक सुशीला और लीला पर, फिर बोला, आप लाला खुदी राम के यहाँ जा रहे हैं? प्रकाशवती की शादी है ना? जी, प्रकाश बोला। तीसरे दर्जे में 2-3 जाट जोर जोर से बातें करने लगे। एक बोला, मैंने मौजू से कहा था कि गवाही न देना, वो बनिया बड़ा बदमाश है। दूसरा बोला, मौजू खुद कहाँ का शरीफ ठहरा। तीसरा कहने लगा, मौजू फिर जाट है लेकिन वो महाजन है, कितरी भी नहीं। लाला घसीटा राम ने रजब अली से कहा, जमाने को तो जैसे आग लग गई है, भाई भाई का दुश्मन है। अब तो पंज व्यापार का जमाना ही नहीं रहा। अभी मैं रास्ते में सेठ रंग मिल के लड़के को समझा रहा था कि जाटों को रुपया कर्ज ना दो, सरकार सब कर्ज माफ करने पर तुली हुई है और अगर दूसरे व्यापारियों को उधार दो तो साथ साथ वसूली भी करते रहो। इधर उधार दिया, उधर वसूली के लिए अपना आदमी भी दौड़ा दिया। ये आजकल व्यापार का कायदा है। रजब अली आहिस्ता से बोला, कमबख्त पिस्टन काम नहीं करता। दरमियाने दर्जे में काले रंग के लहंगे पहने हुए उदेड़ उम्र की 2 लालाएं ने बातें कर रही थी। उसकी तो किस्मत ही फूट गई। 13 साल की उम्र में विधवा, सारी उम्र मरने वाले को रोएगी, बेचारी के भाग। मैंने करिया पर 2 मलमल के दुपट्टे और 3 रुपए नकद भेज दिए थे, लेकिन करमू की माँ तो बड़ी कमीनी और बेमुरव्वत निकली। एक जाट औरत जिसके कानों में चांदी की बड़ी बड़ी बालियां पड़ी हुई थीं, बार बार अपने बच्चे को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके साथ की औरत तंग आकर बोली, बहन से छाती क्यों नहीं देती? मैं तो छाती देती हूँ मगर ये पीता ही नहीं, शायद इसके पेट में दर्द है। अरे यार अरे करके मेरा लाल सो जा, हाय मर जा तू, जान खाया जाता है। रजब अली घसीटा मिल की तरफ उठकर बोला, पिस्टन काम नहीं करता शायद, लेकिन घसीटा मिल प्रकाश चंद की सीट पर झुका हुआ ऊँग रहा था। पिछले दर्जे में तहसील का एक चपड़ासी एक जाट से झगड़ा कर रहा था। मालिया 50% कम हो, अभियाना हटा दिया जाए, चौकीदारा बंद हो जाए तो सरकार का काम कैसे चले? जाट बोला, पहले कैसे चलता था जब हाकिम की तनख्वाह 5 रुपए होती थी। तुम सिक्का शाही चाहते हो? नहीं, जट्टा शाही, एक और जाट ने जवाब दिया। एक किसान औरत दूसरी से कहने लगी, बच्चन की माँ दिलदार सिंह के साथ भाग गई है, तुमने सुना? अब बच्चन का बाप टकवा लिए उनकी तलाश में फिरता है। प्रकाश चंद के जहन में 4th जमात की उर्दू की किताब का एक सबक घूमने लगा। देहाती और शहरी जिंदगी का मवाजना। देहात की जिंदगी कितनी दिलकश और पुरलुत्फ होती है, सादा और मासूम। प्रकाश ने सोचा, काश मुझे उर्दू की 4थी किताब का मुसन्निफ कहीं मिल जाए तो टकवे से उसका सर गर्दन से अलग कर दूं। सुशीला और लीला ने पुकारा, भाईजान पानी, दम घुटा जाता है। रजब अली बोला, आगे नहर आएगी, उसके करीब ही एक कुआं है, उसका पानी बहुत मीठा और ठंडा है। क्यों लाला जी?
घसीटा राम चौंक कर बोला, हाँ जी, पक्की पेशी क्या कहते हो? और रजबे, क्या मैं सो गया था? हम कहाँ आ पहुंचे हैं? प्रकाश ने चंद संगतरे फलों की टोकरी से निकालकर सुशीला और लीला को दिए। रजब अली बोला, नहर के करीब लाला जी। घसीटा राम लबों पर जुबान फेरकर बोला, और बहुत प्यास लगी है, कुएं पर पानी पिएंगे। रजब अली कहने लगा, मैं बाबूजी से कह रहा था कि नहर के कुएं का पानी बहुत ही मीठा और ठंडा है। प्रकाश चंद खिड़की से बाहर देख रहा था। हद नजर तक खुश्क खेत, कहीं कहीं कीकर के झुंड। लारी आहिस्ता आहिस्ता नीम रेतीले मैदान में चल रही थी। कच्ची सड़क पर गर्द का तूफान उठ रहा था। धूप बेहद तेज थी और आग के शरारों की तरह जमीन पर गिरती हुई मालूम होती थी। आग के फूल धूप में बिल्कुल मसनूई मालूम होते थे। पीपल के एक बड़े दरख्त के नीचे गाय और भैंसें आराम कर रही थीं, लेकिन उनका रखवाला वहां न था। ये एक गांव था। सड़क के उस तरफ लारी एक गंदे जौहड़ के करीब से गुजर रही थी कि इस तरफ लारी एक गंदे जौहड़ के करीब से गुजर रही थी। एक भैंस पानी में घुस रही थी। एक औरत खाकी रंग की कमीज और काले रंग का लहंगा पहने पानी भर रही थी। एक लड़की सिडौल और सांवली बाहों वाली नौजवान लड़की डंडे से चंद भीगे हुए कपड़े कूट रही थी। सड़क की दूसरी तरफ एक बड़ा सा बड़ नजर आ रहा था, जिस पर डाक के लिए सुर्ख डब्बा लटका हुआ था। दरख्त के नीचे टूटा हुआ छकड़ा पड़ा था। इस पर 4 सिख जाट बेहद मैली ताश खेल रहे थे। फिर वही मैदान था, वही रेतीली सड़क, वही तेज धूप और मीलों तक फैले हुए खेत। प्रकाश चंद ने सोचा, जिंदगी ना देहाती होती है ना शहरी, बल्कि महज जिंदगी। कोई इसका कोट पकड़कर खींच रहा था। प्रकाश चंद ने मुड़कर देखा, एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा अपनी माँ के कंधे से लगा हुआ अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका कोट पकड़ रहा था। उसकी माँ सीट से सर लगाए सो गई थी। वो उसका एक रुख देख सकता था। एक जवान जाट औरत, गंदुमी सा रंग, कान में सोने की बालियां, तीखे नक्श, लंबी लंबी स्याह पलकों ने रुखसारों पर सफ बांध रखी थी। बच्चा प्रकाश चंद को अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर एक लम्हे के लिए हैरान हो गया, फिर खुद ब खुद हंस पड़ा और उसका कोट खींचते हुए बोला, ओ तू ली। प्रकाश चंद ने उसे एक संगतरा दिया और बच्चे ने उसका कोट छोड़ दिया और गुनगुनाने लगा। जाट औरत बेदार हो गई। उसकी आंखें खुलते ही प्रकाश चंद को महसूस हुआ गोया कहीं आसमान पर यकायक 2 सितारे रोशन हो गए। जब माँ ने अपने बच्चे के हाथ में संतरा देखा तो उसके ख्वाब आलूद चेहरे पर, उसके नीम मुतबस्सुम लब प्रकाश चंद को बहुत दिल फरेब मालूम हुए। उसके शबाब में उसने एक आसूदगी और दोशीज़गी सी महसूस की और उसे ख्याल आया कि देहाती जिंदगी शहरी जिंदगी से कहीं बेहतर है। लारी चलते चलते थम गई। एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी लड़की को साथ लिए रास्ते के बीच में खड़ी थी। बोली, हमें सिरीपुर जाना है। लारी चलते चलते बोली, हमें सिरीपुर जाना है। रजब अली बोला, अम्मा जगह तो बिल्कुल नहीं। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं सहारा लेकर कहीं खड़ी हो जाऊंगी, हाँ मगर तू मेरी लड़की को किसी कोने में बिठा दे। रजब अली ने एक किसान से कहा कि वो लारी की छत पर चला जाए और बूढ़ी औरत के लिए जगह खाली कर दे। किसान लारी की छत पर चला गया, जहां पहले भी 4-5 देहाती बैठे हुए थे। जब लारी चली तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। प्रकाश ने दिल ही दिल में जाट की शायरी की तारीफ की। बन तो एक जाट की महबूबा है, लेकिन उसके सर के बाल ऐसे हैं जैसे एक वसी जंगल। उसका चेहरा चांद और उसकी कमर चीते की सी। जाट की शायरी में उसके देहात के खुले खेतों की सी वुसअत और सादगी पाई जाती है। प्रकाश ने चोर निगाहों से फिर नौजवान औरत की तरफ देखा। बच्चे ने उसका कोट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिए और नौजवान औरत की निगाहें प्रकाश की निगाहों से मिल गईं। लारी नहर के पुल पर से गुजर गई। आगे जाकर एक कुआं आया, वहां लारी ठहर गई और मुसाफिर पानी पीने लगे। प्रकाश ने चांदी का सफरी गिलास निकाला और सुशीला और लीला को पानी पिलाने लगा। जब वो पानी पी चुकी तो नौजवान औरत ने भी आहिस्ता से पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की। पानी वाकई ठंडा और मीठा था।
प्रकाश ने देहाती औरत को पानी पिलाते हुए महसूस किया कि उनमें एक फितरी शाइस्तगी होती है, देहाती औरतों में। लेकिन बच्चा बड़ा शरीर था। उसने पानी पीते हुए गिलास के पानी में अपने सांस से बुलबुले पैदा करने शुरू कर दिए और उसकी माँ ने आहिस्ता से गिलास उसके हाथ से छीन कर पानी नीचे गिरा दिया और फिर महजूब निगाहों से प्रकाश की तरफ देखकर गिलास उसके हाथ में थमा दिया। चंद मील आगे जाकर नौजवान औरत लारी से उतर गई। उसे सामने एक गांव में जाना था। लारी से उतरते ही उसने सरसों के साग की सब्ज कोंपलों का गट्ठा अपने सर पर रख लिया और बच्चे को कमर के खम में उसने एक निगाह प्रकाश पे डाली। गोया कह रही थी, मुझे अच्छी तरह देख लो, हम तुम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं अब अपने घर जा रही हूं, जहां मेरा खावंद अपनी बंतों का इंतजार कर रहा है। मैं कमात की फसल काटूंगी, गेहूं की बालियां अलग करूंगी और बाजरे की रोटी और छाछ की ठलियां लेकर अपने घर वाले के पास खेतों में जाऊंगी। यही वो पगडंडी है जहां से मेरा और तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए अलग होता है। और प्रकाश, जो बागियाना ख्यालात रखता था, अपने दिल में कहने लगा, ठीक है बंतो, इसमें मेरा या तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये समाज का कसूर है। इस जिंदगी में अब कोई खालिस मर्द या औरत नहीं, भाई बहन, खावंद बीवी, भांजा भतीजी, मामू पुप्पी और खाला हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो अपने आप को मर्द या औरत कहे। कैसी अजीब बात है। नौजवान औरत आहिस्ता से पगडंडी पर मुड़ गई। उसके हल्के सब्ज रंग की कमीज पर रुपहली किनारी धूप में चमक रही थी। प्रकाश ने दिल में कहा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इसलिए कि हम इंसान हैं, लेकिन अगर हम इंसान ना होते बल्कि कबूतर या चिड़िया तो। और प्रकाश के शायराना तखय्युल ने देखा कि वो दोनों कबूतर बन गए और अपने सफ़ेद पर फैलाए हुए उड़े जा रहे हैं, निडर, बेबाक, खुश। नहीं, वो चिड़ियों का एक जोड़ा थे और एक दूसरे से भागते हुए, एक दूसरे का ताक़ुब करते हुए, एक दूसरे पर झपटते हुए उड़े जा रहे थे। सूरज मगरिब में गुरूब हो रहा था और कीकरों पर पीले पीले फूल खिले हुए थे। मगरिबी आसमान पर शफक की सुर्खी थी और सतह ज़मीन पर एक सुनहरी धुंध। कीकर की पतली, घनी और खारदार टहनियों के बीच में सूरज की किरणों ने एक जरी घोंसला बुन दिया था। बंतो उड़कर घोंसले में जा बैठी, पर फैलाए हुए प्रकाश की तरफ देखने लगी और चहकने लगी, चू 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 चू। प्रकाश ने अपनी चोंच उसकी चोंच से मिला दी और कीकर के बहुत से पीले पीले फूल उनके परों पर गिर पड़े। यकायक जब रजब अली बोला, यह पिस्टन काम नहीं करता। महवर। सिरीपुर का कस्बा दरियाए ब्यास के किनारे वाक़ है। यह कस्बा किसी ज़माने में एक अच्छा खासा शहर था। इसे सिखों के एक मुकद्दस गुरु ने चंद ऊंचे टीलों पर बसाया था, लेकिन उन ऊंचे टीलों पर आहिस्ता आहिस्ता दरिया की लहरें छा गईं। फिर गेहूं की दरामद कम हो गई और ऊंची ऊंची हवेलियां खंडर बन गईं। वक्त मजहब कभी पास नहीं करता। चुनाचे सिरीपुर का मुकद्दस शहर इम्ताद ज़माना से एक मामूली सा कस्बा बनकर रह गया। एक छोटा सा बाजार था जहां अक्सर दुकानों पर हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा था या ताश खेली जा रही थी। नहीफ और अधमुए से कुत्ते बाजार की नालियों में लेटे हुए थे। 2-3 आवारा गधे अपने लंबे लंबे कान हिलाते बाजार की रौनक देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि आज बाजार में दो रोया रंग बिरंग की झंडियां लगी हुई थी। ये झंडियां बाजार के पहले दरवाजे से शुरू होकर, जहां लारी का अड्डा था, लाला खुदी राम के घर तक लगी हुई थी, जो एक छोटी सी झील के करीब वाक़ था। यह झील किसी ज़माने में एक ऊंचा टीला थी, अब दरियाए ब्यास के पानी से भरी हुई थी। प्रकाश चंद ने सोचा, इस कस्बे में कितना अमन है। अच्छा, तो ये देहात है, यहाँ तो लोगों को कोई काम नहीं। जिंदगी की रफ्तार कितनी मध्यम और सुकून आमेज है, दरियाए ब्यास के पानी की तरह। यहाँ आदमी चाहे दिन भर ताश खेले, चाहे चरखा चलाए, बहरसूरत चरखा ताज से बेहतर है। उसने दिल ही दिल में गांधी जी की फरासत तबाह की दाद दी। चंद एक लोगों ने उसे घूर कर देखा। सुशीला और लीला उसके साथ
साथ साथ चली आ रही थीं। उनके भड़कीले लिबास जो बाजार में लगी हुई झंडियों की तरह रंगीन और जाजिबे नजर थे, कितनों ही की नजरों को खेरा करते रहे। एक दुकान पर एक गाड़ी बांध छकड़े पर से बनौले की बोरियां उतार कर रख रहा था। वो उन्हें देखकर बनौले की बोरियां उतारना भूल गया। फिर उसके लबों पर एक शरारत आमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई थी और उसका चेहरा जैसे किसी उलझन से फौरन साफ हो गया। जब सुशीला, लीला और प्रकाश चंद उसके करीब से गुजरे तो गाड़ी बांध बड़े मजे से गुनगुनाया, एक बंगला बने नियारा, और फिर बनोले की बोरियां दुकान पर फेंकने लगा। सुशीला और लीला के चेहरे शर्म से गुलाबी हो गए और प्रकाश चंद ने सोचा कि हिंदुस्तानी गरीब तबकों में भी शख्सी जायदाद की हिस्स कितनी तेज और शदीद है। इस बंगले की हवस ने हमें बुज़दिल, गुलाम और खुशामदी बना दिया है। एक हिंदुस्तानी की जन्नत 3 चीजों में मुश्तमिल है: बीवी, बच्चा और बंगला। लाला खुदीराम के मकान के दरवाजे पर बैंड बज रहा था। प्रकाश चंद ने लाला खुदीराम के पांव छुए और सुशीला और लीला ने एक कोने में सिमट कर हाथ जोड़े। लाला खुदीराम का लड़का बीर भागता अंदर से आया और प्रकाश चंद के गले से लग गया। वो दोनों 4 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। बीर अब पहले से लंबा, मजबूत और जवान हो गया था। चीन के दूर दराज मुल्क में रहकर उसने दुनिया के बहुत से नशेब फराज देख लिए थे। उसके लहजे में खुददारी थी और बुलंद हौसलेगी और खुद एतमादी। जब वो सिरीपुर से गया था तो बिल्कुल एक लड़का सा था। चेहरे पर खत भी ना आया था। बिल्कुल कॉलेज के लड़कों की तरह बातें किया करता था। और अब प्रकाश चंद को अफसोस हुआ कि वो खुद क्यों इतने अरसे तक लाहौर के कुएं का मेंढक बना रहा। माहौल का असर, तानासानी या एक जबली कमजोरी। लाला खुदीराम के घर के अंदर प्रकाश चंद की खालाओं, फूफियों, भांजियों, भतीजियों और रिश्ते की बहनों का शुमार न था। उन्होंने सुशीला और लीला को हाथों हाथ लिया और 5 मिनट में उनके पाँव के स्ट्रीमलाइन सैंडलों से लेकर कान के आवेजों तक को परख कर रख दिया। बाइत्तफाक राय पास हुआ कि सुशीला और लीला दोनों लाहौर की मिसें हैं। सुशीला के लंबे नाखून देखकर कई लड़कियों के मुंह से चीख निकल गई। नाखूनों पर सुर्ख रंग का पॉलिश किया गया था, जिसकी याकूती चमक के आगे हिनाई रंगत मांद हो गई थी। अरे बहन ये क्या चीज अरे बहन ये क्या चीज है, कहां से आती है? पता लिख के दो। लीला का चेहरा गुस्से से बेर बहुटी हुआ जा रहा था। उसके तलाई अवेजों की तरफ अब किसी की तवज्जो नहीं रही थी। ये चुड़ैलें चला चलाकर सुशीला के नाखूनों को सरा रही थी। लीला की आंखों में आंसू भर आए। मुर्दार बिल्लियां कहीं की, अगर मुझे पता होता। आंगन में चारपाई पर प्रकाश और बीर बैठे बातें कर रहे थे। बीर की मां मुस्कुराती हुई उनकी तरफ बढ़ी। उन्होंने रेशमी और फूलदार शलवार पहन रखी थी, जाफरानी कमीज और सर पर सुनहरी किनारे वाला सुर्ख दुपट्टा था। दोनों हाथों में 2 अंगूठियां पहन रखी थी। बीर की मां ने मुस्कुराते हुए प्रकाश की मां प्रकाशवती की शादी पर न आने का शिकवा किया। बीर ने भी झूठ मूठ गुस्से का इजहार किया और प्रकाश ने भी इस तरह सर झुकाकर शर्मसारी और नदामत दिखाई कि हर एक की इज्जत रह गई और किसी की बिगड़ने न पाई। क्योंकि इस बात का तो हर एक को पता था कि अगर शादी पर खानदान के तमाम कराबतदार अपने घर के तमाम लोगों को लेकर चले आए तो जहां जंगल में मंगल हो सकता है, वहां मंगल होने वाले जंगल में आग भी लग सकती है। यानी एक पूरी बारात घर के दरवाजे के अंदर होगी और एक बाहर। और अगरचे पुराने ख्यालात के लोगों के नज़दीक लुत्फ की बात यही है कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। लेकिन बीर की मां उन लोगों में से नहीं थी। इसलिए जब प्रकाश ने माजरत पेश की कि आखिर पीछे घर में किसी का रहना ज़रूरी था, तो वो सुनकर और उसके सर की बलाएं लेकर वहां से चली गई। प्रकाश ने बीर से पूछा कि चीन कैसा मुल्क है? और बीर जवाब देने ही को था कि रुक गया, क्योंकि एक हसीन शर्मीली लड़की जिसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में कंवार फतेह की नाजुक पाकीज़गी कांप रही थी, उनकी तरफ झिझकते हुए कदमों से बड़ी चली आ रही थी।
और जब वो बिल्कुल ही करीब आ गई तो वीर के लब कांपने लगे और लड़की के रुखसार गुलाब के फूल बन गए। उसने अपनी आंखों को पलकों के पर्दों में छुपा लिया। उसने अपने दोनों हाथों में लस्सी के 2 गिलास थाम रखे थे। वो उनके करीब आकर खड़ी हो गई और मुंह से कुछ ना बोली। वीर ने आहिस्ता से, जैसे वो गुलाब की किसी पत्ती को छू रहा हो, उसके हाथों से गिलास ले लिए और एक गिलास प्रकाश के हाथ में देकर दूसरा अपने मुंह तक ले गया। लड़की अब भी खामोश थी, लेकिन प्रकाश ने एक लम्हे के लिए उसकी पलकें उठती हुई देखी। एक लम्हे के लिए उसने इस लड़की की आंखों में झांक कर देखा और प्रकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये दिल की धड़कन, उसने सोचा। कभी कभी किसी खूबसूरत चीज को देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। रुके हुए खून में तूफानी रेले आ जाते हैं। शायद अभी हुस्न का एहसास पूरी तरह मरा नहीं। दफ्तर की मेज ने अभी उसकी रूह को कुचल नहीं दिया था। कुछ देर बाद प्रकाश ने पूछा, ये कौन थे? वीर ने कहा, चीन बहुत अच्छा मुल्क है। प्रकाश ने कहा, मेरा इशारा उस लड़की की तरफ था जो लस्सी के 2 गिलास हमारे लिए लाई थी। वीर ने कहा, चीन के लोग अफीम खाने और चीनी बर्तन बनाने में अपना जवाब नहीं रखते। उनकी जिंदगी। प्रकाश चारपाई से उठ बैठा, कहने लगा, भाड़ में जाए उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी कब उनसे बेहतर है? और तुम यहाँ चीनियों के दांव हम पर आजमाना चाहते हो? जरा संभल कर चलना, ये शंघाई नहीं है, सिरीपुर है। चीनियों का खुदा हमारा खुदा नहीं। हमारी जिंदगियां चीनी के बर्तनों की तरह खूबसूरत नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तनों की तरह मैली और नासाफ है। कि मैं किस गधे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कोठे पर चलता हूँ, जरा प्रकाशवती से 2 मीठी मीठी गालियां सुनाओ। वीर ने कहा, प्रकाशवती से मिलकर बाहर बैठक में आ जाना, तो मैं अपने चंद नए दोस्तों से मिलाऊंगा। प्रकाशवती दूसरी मंजिल में एक कमरे के कोने में दीवार से टेक लगाए बैठी थी। प्रकाश का ख्याल था कि वो बहुत सी लड़कियों में घिरी होगी और उसे 2-4 मीठी मीठी गालियां सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन हुस्न इत्तेफाक से वहां कोई मौजूद ना था। प्रकाश बहुत खुश हुआ। उसने प्रकाशवती का हाथ पकड़ लिया और उसकी हिनाई उंगलियों को जोर जोर से मसलने लगा, लेकिन प्रकाशवती बोली नहीं। फिर उसने अपने हाथ से प्रकाशवती की थोड़ी को ऊंचा किया और कहने लगा, सुनती हो बहन, तुम्हारा भाई तुम्हें विदाई देने आया है और तुम हो कि अपनी आंखों में आंसू रो के बैठी हो। प्रकाशवती सचमुच अपनी आंखों में आंसू रो के बैठी थी। ये बात सुनते ही वो टप टप गिरने लगे। प्रकाश बोला, तू तो कहती थी कि मैं बीए पास करके नौकरी करूंगी या कहानियां लिखूंगी और शायरी करूंगी। अब बता, यहां तो तुझे किसी ने 11वीं जमात से आगे नहीं पढ़ाया और तू तो शायद फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अब वो अदाकारी के वलवले कहाँ गए? तेरे वो सोने के तमगे जो तूने महाविद्यालय में नाच नाच के हासिल किए थे, अब कहाँ हैं? प्रकाशवती ने रोकर कहा, इसीलिए तुम मुझे जलाने आए हो? क्या मैं तुमसे भी हमदर्दी की उम्मीद ना रखूं? प्रकाश चुप रहा और चंद लम्हों तक आंसुओं की उन 2 नदियों की तरफ तकता रहा जो अपनी रवानी में जिंदगी के पूरे न होने वाले सपनों को बहा लिए जा रही थी। उसे प्रकाशवती से बहुत मोहब्बत थी। प्रकाशवती उसे बहनों की तरह अजीज थी, शायद बहनों से भी ज्यादा, क्योंकि सारे खानदान में वही एक लड़की थी जो उसकी तरह अदबी मजाक रखती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा गाती थी और तीतरी की तरह नाच सकती थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि प्रकाशवती की शादी किसी अच्छे आदमी से हो। उसकी मुराद ऐसे आदमी से थी जिसे आम लोग बुरा कहते हैं। हाँ जी, जिसे आम लोग बुरा कहते हैं। मसलन एक खूबसूरत तरादार नौजवान जिसे अच्छे लिबास का शौक हो, जो गाने और नाचने का शौकीन हो, जो गुनगुना सके। गज के एक ऐसा आदमी जो हिंदुओं के मतवसत तबके की मस्तूरात में नजर हकारत से देखा जाता हो। और उसे ये भी पता था कि प्रकाशवती की भी यही मर्जी थी, लेकिन ना तो प्रकाशवती में अपनी बरतने की हिम्मत थी और ना उसके माँ बाप का तखय्युल इस कदर बुलंद था। वो बेहया न थे। उन्होंने कभी सिनेमा तक नहीं देखा था और जिंदगी भर अपने बालों में आंवले का तेल दर्जा अव्वल नहीं लगाया था, न कभी टेढ़ी मांग निकाली थी।
उनके वक्त में स्कूलों में नाच और गाने नहीं सिखाए जाते थे, बल्कि योग बाशस्त और असस्ती बाचन पढ़ाए जाते थे। फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को 11वीं तक पढ़ाया था। उसे श्रीपुर के गांव से दूर एक दूसरे शहर के महाविद्यालय में दाखिल कराया, लेकिन शादी के मामले में वो बेहयाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोच विचार कर और अच्छी तरह देखभाल कर एक अमीर घराने का लड़का पसंद किया था। लड़के के माँ बाप अमृतसर के मशहूर साहूकार थे और थोक हल्दी बेचते थे। हल्दी बेच कर उन्होंने अमृतसर में लाखों की जायदाद बना ली थी। उन्होंने लड़की के लिए नहायत अच्छा बर ढूंढा था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस दवाजी जिंदगी की असली मुसरत चंद शेरों पर नहीं, बल्कि हल्दी की बेशुमार गांठों पर कायम है। औरतों का काम पढ़ना लिखना और नाचना नहीं, बच्चे जन्ना और बर्तन मांजना है। जिंदगी का असल लुत्फ बर्तन साफ करने में, शेर कहने में नहीं। ख्याली दुनिया अमली दुनिया से बहुत अलग है। बेवकूफ़ प्रकाशवती के आंसुओं को देखकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, लाखों की जायदाद की मालिक बन रही हो और अब यूं टेसवे बहा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रकाशवती रोते रोते हंस पड़ी। कहने लगी, मुझे इस तरह तंग करने में क्या फ़ायदा, जाओ हटो। प्रकाश ने कहा, हम नहीं हटेंगे। कोई बात है भला ये भी? यूं आंसू बहाकर हम पर रोब जमाया जा रहा है। ए हल्दी बेचने वाले की होने वाली बीवी, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, जवाब दोगी? प्रकाशवती ने कहा, तुम लाख बार पूछो, हम तब भी नहीं बताएंगे। प्रकाश ने संजीदा होकर कहा, देखो, जब तक तुम खुद ना उड़ो अपने पर ना फड़फड़ाओ, यह जमीन तुम्हें उड़ने ना देगी। प्रकाशवती ने कहा, कोई पर फड़फड़ाए भी तो उड़कर कहाँ जाए, ये भी तुमने कभी सोचा है? उसकी आवाज़ फिर भर्रा गई और आंखों में आंसू झलकने लगे और प्रकाश चुप हो गया, लाजवाब हो गया। हंसी हंसी में उसने प्रकाशवती के दिल के दर्द को पा लिया था। उसे हमदर्दी भी थी, लेकिन यह भी ख्याल था कि अगर प्रकाशवती चाहती तो अपनी मर्जी का बर ढूंढ सकती थी या अपने माँ बाप को मजबूर कर सकती थी। लेकिन प्रकाशवती के दो बेसाख्ता फिक्रों ने उसे एहसास दिला दिया कि यह ख्याल कितना गलत था और अमली तौर पर किस कदर नामुमकिन है। अंधे समाज के कफस में फड़फड़ाना बेसूद है। इससे यही बेहतर है कि मर्द हल्दी बेचे और औरत हल्दी बेचने वाले की वफादार बीवी बनकर बर्तन साफ करे। इसने प्रकाशवती के आंसू पोंछ डाले और प्रकाशवती ने उससे कहा कि अगर तुम शादी में ना आते तो शायद मैं मरी जाती। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि इस खौफनाक शादी के तमाम मराहिल से अनजान और शर्मीली दुल्हन की तरह गुजर जाऊं। अब तुम्हारे होते हुए मेरी हिम्मत बन जाएगी। प्रकाश ने कहा, तुम तो झूठ भी इस तरह बोलती हो कि बिल्कुल सच मालूम होता है। फिर हंसकर कहने लगा, आखिर एक दुकानदार की बीवी हो ना। प्रकाशवती ने भवें ऊपर चढ़ाई और कुछ कहने ही को थी कि एक दुबला पतला सा लड़का अंदर कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, प्रकाश जी को साईं जी के पिताजी बुलाते हैं। प्रकाश ने पूछा, साईं जी कौन है? प्रकाशवती बोली, ये लड़का अपने आप को साईं जी कहता है, पागल है, इसका बाप पटवारी है। प्रकाश ने पूछा, साईं जी के पिताजी कहाँ हैं? लड़के ने कहा, बाहर बैठक में बीर के पास बैठे हैं। प्रकाश ने कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ, अब तुम भी सहेलियों में बैठो, हंसो खेलो, आखिर ये शादी है तुम्हारी। प्रकाशवती पांव के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी। बाहर बैठक में बहुत से आदमी बैठे हुए थे और बीर ने प्रकाश का तारुफ सबसे कराया। चवन्नी लाल कस्बे भर में हॉकी का जबरदस्त खिलाड़ी और बीर का छुटपन का दोस्त। लाला सीताराम पटवारी, लंबा दुबला पतला, नाक पर ऐनक और ऐनक के पीछे दो उदास आंखें, ऐसी आंखें जो अक्सर पटवारियों के पास नहीं होती। खुशरो मतीन बरजिंदर, बीर का बहनोई, जो डाक खाने में एक मुमताज ओहदे पर मुलाजिम था, हर वक्त हंसने वाला। बूटा सिंह कस्बे के सेठ का लड़का था। धनसयाल, जिसका बाप बंबई के एक जबरदस्त ताजिर का मुनीम था, और रामलाल, मंगत राय, फिर रामू, डेरू और गांव के वो तमाम मुअज़्ज़ज़ आदमी जिनके बगैर कोई शादी कामयाब नहीं हो सकती थी, जिनकी सूरतें मनहूस होती हैं, कपड़े गलीस और दाढ़ियां उलझी हुई, लेकिन जिनका दिल सोने का होता है और हाथ लोहे की तरह मजबूत। ये वो नेक दिल फरिश्ते होते हैं जो 300-400 आदमियों की बारात को चुटकियों में भगा देते हैं, और जब घी में कचौरियां तलने बैठते हैं
तो घंटों बगैर हुक्के की मदद के तलते ही रहते हैं, और जब कढ़ाइयाँ मांजने पर आ और जब कढ़ाइयाँ मांजने पर आ जाए तो बड़े बड़े जोगादरी ज्योरियों को मात कर देते हैं। ये आदमी गरीब होते हैं, लेकिन शादी के दिनों में उनकी समाजी कदर कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए इन दिनों वो चाचा, मामू, ताया के मुअज़्ज़ज़ अलकाब से बुलाए जाते हैं। शादी की रस्म और रवाज से ये लोग बहुत वाकिफ़ होते हैं, और जब औरतें घंटों झगड़ने के बाद भी ये फैसला न कर सकें कि जब दूल्हा आए तो दरवाजे की चौखट पर सरसों का तेल डालना चाहिए या ज़ाफ़रानी घी, तो चाचा फेरू एकदम पानी के गिलास में चंद चावल और ज़ाफ़रान के तिनके डालकर उसे लुढ़ा देंगे। ये लो, न तेल का नुकसान हुआ और न घी खराब हुआ, और रस्म भी पूरी हो गई। इन्हीं बातों से तो ये लोग शादी ब्याह के दिनों में पूजे जाते हैं। बरजिंदर ने, जिससे बेर की बड़ी बहन ब्याही थी, प्रकाश से पूछा, आप बापा जी लाहौर में क्या करते हैं? बापा जी? प्रकाश ने सोचा, ये साहब मुझसे कई साल बड़े होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा भाई कहकर पुकार रहे, और एक उन्हीं पर क्या मौकूफ़ है। और फिर प्रकाश को वो तमाम वाक़यात और वो तमाम शादियाँ और दीगर तकारीब याद आईं जहाँ बहुत से नए आने वालों ने उसे झट बड़ा भाई बना लिया था। शायद ये उसकी गंजी चुंदिया का असर था, या उसके चेहरे की कैफियत का, जिससे उधेड़पन टपकता था। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर था? पुराने वाक़यात की याद बहुत तल्ख़ थी, जिसने उसे कबल अज़ वक्त मुअम्मर कर दिया था। लेकिन मौजूदा ज़िंदगी भी चंदा खुशगवार न थी। कुंबे का पेट भरने और रोज़ी कमाने के बखेड़ों ने उसकी रूह को कुचल दिया था, और उसके ज़मीर और उसके अखलाक को नीम मुर्दा कर दिया था। और कभी कभी वो सोई हुई खलिश बेदार हो जाती थी, और फिर उसकी टीस से मुतासर होकर उसका दिल चाहता था कि वो कपड़े फाड़ कर निकल जाए और चीख चीख कर कुदरत और समाज के वहशियाना मुजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करे। लेकिन ये तूफ़ान हमेशा दिल की चार दीवारी तक ही महदूद रहता। इसका असर सिर्फ उसकी अपनी ज़ात पर ही था। जिस तरह तूफ़ान साहिल की दीवार को तोड़ फोड़ डालता है, इसी तरह उसकी अंदरूनी ज़िंदगी भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उसकी जवानी राख का एक ढेर और रूह एक लुथड़ी हुई लाश। इसलिए कि अब जब कोई उसे बापा जी कह देता था तो उसे चंदा हैरत ना होती, और वो अपने दिल की उदासी को अपने लबों की मुस्कुराहट में छुपा लेता और अपने मुखातिब की शौक कलामी की दाद देता, जिसने एक लम्हे में उसे बड़ा भाई कहकर अपने आप को जवान बना लिया था। प्रकाश ने कहा, मैं कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क हूँ। क्या तनख्वाह मिलती है? 75 रुपये। 75 रुपये? पटवारी ने कहा, तब तो मज़े में हैं आप भाई साहब। जी आपकी इनायत है। बूटा सिंह हंसने लगा। गांव के सेठ का लड़का हर वक्त हंसता रहता था। प्रकाश को उसका हंसना बहुत बुरा लगा। उसके हंसने में कोई बुराई न थी, ये जिंदगी और बेफिक्री का एक मुसलसल कहकहा था, जिसमें प्रकाश की यरकानी निगाहों को तंज के तीर निश्तर छुपे हुए नजर आए। थोड़ी देर बाद बूटा सिंह ने हंसते हुए कहा, पटवारी जी को गीत सुनाइए। पर प्रकाश ने पटवारी की उदास आंखों से पूछा, क्या तुम्हें गीत भी याद है? पटवारी ने बूटा सिंह से कहा, भाई इस वक्त जी नहीं चाहता। प्रकाश ने पटवारी की उदास आंखों की उदासी देखकर कहा, बेशक तुम्हें गाना आता है। तुम्हें कई गीत याद होंगे, कई गीत जो तुम्हारी उदासी ने खुद बनाए, जो तुम्हारे दिल के तारों से निकले और जो कई जन्मों तक तुम्हारी रूह के वीराने में गूंजते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ तुम्हें? ये उदासी तुमने कहां से पाई? पटवारी ने जैसे प्रकाश के दिल की बात सुन ली, कहने लगा, भाई आज तो जी नहीं चाहता। साईं की हालत हर रोज बिगड़ जाती है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। चाचा फेरू ने हुक्का आगे करके कहा, पीजिए लाला जी, जरा देखिए, इस वक्त तो खूब चल रहा है। प्रकाश ने पूछा, लाला जी, साईं आपका लड़का है? बड़ा अजीब सा लड़का है। अजीब? पर पटवारी ने आस्था से कहा, वो तो पागल है जी, क्या बताऊं। उस पर अक्सर जुनून की कैफियत तारी रहती है और उल जलूल बकने लगता है। हमारे यहाँ मुसलमान तो उसे फ़कीर समझते हैं, और उसके मुंह से निकली हुई हर बात को पत्थर की लकीर। और कस्बे की सब औरतें समझती हैं कि वो को बड़ा आमिल है और हर मर्ज का इलाज जानता है,
और यह शैतान भी जिसे चुटकी उठाकर देता है, ईश्वर की मर्जी से वो बिल्कुल भला चंगा हो जाता है। सचमुच? चवन्नी लाल ने कहा, हाँ, मेरा भाई 10 रोज बुखार में मुब्तला रहा। हकीम साहब ने बतेरी कोशिश की लेकिन कोई अफाका ना हुआ। ये साईं गली में खेल रहा था, मैं उसे बुला लाया। उसने उसे देखते ही कहा, भाई अच्छा हो जाएगा, भाई ठीक हो जाएगा, भाई ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। दूसरे दिन मेरे छोटे भाई का बुखार उतर गया। कमाल है, प्रकाश ने हैरानी से कहा। पटवारी ने कहा, यह मुसलमानों के घरों में जाकर सब कुछ खा पी लेता है, उसे इन बातों की बिल्कुल तमीज नहीं। डिप्टी साहब इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब डिप्टी साहब का लड़का कत्ल होने को था तो उसने उन्हें पहले ही बता दिया था। बड़े ताज्जुब की बात है, प्रकाश ने। पटवारी बोला, इससे पहले मेरे 3 लड़के थे, वो सब मर गए। अब यही बच्चा मेरी आंखों का नूर है। अब मैं किसी से रिश्वत भी नहीं लेता, किसी को बेजा तंग नहीं करता, लेकिन भगवान को न जाने क्या मंजूर है। पिछले साल उसका एक छोटा भाई पैदा हुआ था। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि मेरा भाई आएगा। फिर उस लड़के की पैदाइश के चंद माह बाद उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, आज मेरे भाई की अच्छी तरह हिफाजत करना, उसे बाहर लेकर ना फिरना और ना इसे कोठे पर लेके जाना। उसकी माँ ने ऐसा ही किया। नंदसयाल ने बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, उस दिन 2 छोटे छोटे लड़के कोठों पर से गिरकर मर गए। पटवारी ने कहा, और वो छोटा बच्चा बीमार हुआ तो हमने साईं से कई बार पूछा, लेकिन इस कमबख्त ने जुबान तक न खोली। आखिरी रात, वो रात मुझे अच्छी तरह याद है। साईं की माँ सो गई थी, छोटा बच्चा उसकी गोद में लेटा सो रहा था और साईं भी अपनी छोटी चारपाई पर पड़ा सो रहा था। उस रात मुझे न जाने क्यों नींद न आई और मैं बिस्तर पर पड़ा बहुत देर तक गुनगुनाता रहा। यकायक साईं ने चीख मारी और उठकर कहने लगा, ले गए मेरे भाई को। मैं घबराकर बिस्तर की तरफ गया जहां बच्चा सोया पड़ा था। हाथ लगाकर देखा, हाय, मेरा बच्चा मुर्दा और बेजान अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ था। वो बेखबर सोई हुई थी और उसके लाल को रात के अंधियारे में यमराज के दूत उठाकर ले गए थे। शाम के वक्त बीर का बहनोई बरजिंदर और प्रकाश ब्यास के किनारे सैर को गए। रेतीले टीलों पर कहीं कहीं कीकर के दरख्त उगे हुए थे और उनसे नीचे उतरकर खेत थे, लेकिन फसल काटी जा चुकी थी, इसलिए वो बिल्कुल रूखे सूखे दिखाई दे रहे थे। दरिया के किनारे कहीं कहीं सरकंडे उग रहे थे और कहीं कहीं कड़वे कसीले बेरों की झाड़ियां। मुगाबियों का एक झुंड मगरिब की तरफ पर फैलाया जा रहा था। किनारे पर 2-3 मचबे बंधे हुए थे। हवा रुकी हुई मालूम हो रही थी और फजा में सन्नाटा था। कहीं कहीं कोई परिंदा चीख उठता। दरिया की सतह पर दूर एक कश्ती चलती हुई दिखाई दे रही थी। प्रकाश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हद्दे नजर पर उसकी निगाहें बढ़ते हुए अंधेरे में मिल गईं। इस मंजर में कहीं भी कोई ऐसा नुक्ता न था जिसे वो दिलकश या जाज़्बे नजर कह सकता हो। एक अजीब सी गमनाकी, एक अजीब सी वीरानी थी जिसे महसूस करके उसका दिल बैठा जाता था। प्रकाश ने बरजिंदर की तरफ देखा, लेकिन वो खुश नसीब आदमी अपने गिरदो नवा के माहौल से बेखबर, बेनियाज मज़े से दातन किए जाता था। दातन करते करते कहने लगा, भाई साहब, आप ज़रा बीर को समझाएं ना। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि लड़का यूं तो समझदार है, कमाऊ भी है, लेकिन रुपए की कदर नहीं जानता। वो किस तरह? मेरे ख्याल में तो, बरजिंदर ने बात काट कर कहा, आप नहीं जानते। अव्वल तो वो दोस्तों को बहुत खिलाता पिलाता है, और फिर इस शादी में तो मैंने देखा है कि वो अंधाधुन रुपया खर्च कर रहा है। जहाँ 2 रुपये में काम हो सकता है वहाँ ये 10 रुपये खर्च कर देता है। भला इस तरह भी कभी घर के काम चलते हैं? और फिर जब से ये चीन से वापस आया है, हर वक्त घर वालों को झिड़कियाँ देता रहता है और किसी बुजुर्ग को कुछ समझता ही नहीं। ये बात अच्छी नहीं। क्या हुआ अगर वो 50-100 रुपया महीना कमा लेता है? आखिर उसके माँ बाप ही ने तो उसे पढ़ाया है। अगर उन्हें का कहा ना माने तो उससे बढ़कर एहसान फरामोश और कौन होगा? बेशक बेशक, प्रकाश ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा। अब शादी के मामले को ही लीजिए। प्रकाशवती की शादी नहीं, बल्कि उसकी माँ चाहती है कि वो अब उसकी मंगनी कर दे और इस साल ब्याह भी कर दे, लेकिन उसे देखो, ये मानता ही नहीं। लाला वसाखा मिल के हाँ नाता मिलता है। लड़की सियानी है, घर के काम काज से वाकिफ, सोशल, समझदार, सीना परोना जानती है, खत पढ़ लेती है। माँ बाप भाई बहनें
किसी में कोई नुक्स नहीं, शरीफ घराना है, पुराना ख़ानदान है, अमीर आदमी है। तो ये मानता क्यों नहीं? कहता है लड़की ठिंगनी है, सांवला रंग है, आवाज़ भारी है और अपनी तरफ निगाह ही नहीं, बड़े यूसुफ सानी बने फिरते हैं। कहता है मैं शहर की लड़की लाऊंगा जो 10वीं पास हो और शेर व शायरी से मस रखती हो, सिनेमा की तस्वीरों पर बातचीत कर सके। कुछ समझ में नहीं आता किसे हो क्या गया। बड़ा शरीफ लड़का था, इसे खबर नहीं कि आजकल ज़माना कैसा है। शरीफ घराने बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब प्रकाशवती को देखो, 11वीं पास करके भी क्या बना, तालीम औरतों के किस काम की। लड़की तो वही है जो घर के काम काज अच्छी तरह जाने। अब हम उसे किसी बेकार ग्रेजुएट के पल्ले बांध देते तो बेचारी की जिंदगी तल्ख हो जाती। इस वक्त तो उसे इन बातों की समझ नहीं, लेकिन बाद में हमें दुआएं देगी। प्रकाशवती तो खैर एक लड़की है, वो हमारे कहने से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब बीर को कौन समझाए। मैंने सोचा बीर आपका काम मानता है और आपसे कहूँगा आप उसे समझा बुझा कर राय रास पर ले आएंगे ताकि घर बर्बाद ना हो। और प्रकाश ने कहा मैं उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये एक ज़रा मुश्किल सी बात होगी क्योंकि शादी ज़िंदगी का महवर है और फिर बीर तो शंघाई के कैबरे भी देख चुका है और शायद उसे करून वस्ता की किस्म की शादी पसंद ना आए। लेकिन बंजन कहा नहीं, आप ज़रूर कोशिश करें मेरी खातिर से। और प्रकाश ने कहा अच्छा मैं आपकी खातिर ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है। बंजिंदर ने कहा जी नहीं, आप क्या कहते हैं, अगर आप चाहें तो उसे समझा सकते हैं। बहुत देर तक इसी तरह की बेमानी बातें होती रहीं। आखिर वो दोनों खामोश हो गए। सिर्फ बरजिंदर दातन करते करते कभी कभी जोर से थूक देता। दरिया की सतह पर चलती हुई कश्ती अब बिल्कुल किनारे के करीब आ गई थी। उसमें चंद किसान बैठे हुए थे जो पूरब के रहने वाले मालूम होते थे। उनके बच्चे और बीवियां और लड़कियां भी साथ थीं। वो नहायत खामोशी से बैठे थे। बच्चे सहमे हुए थे, औरतों के चेहरे पशमुर्दा थे और किसानों की आंखों में चमक न थी। उनकी निगाहों की ओट में नाउम्मीदी झांक रही थी। प्रकाश ने सोचा ये मेरा ख्याल ही है, मैं हर जगह हर मकाम पर यूं ही गम तलाश करता रहता हूँ, वरना दरअसल ये मामूली से चेहरे आम किसानों के, इनके दिलों में तमानियत है, सब्र है, यकीन है। शायद ये रात के बढ़ते हुए अंधेरे का धोखा है कि मुझे उनकी सूरतों में यास की झलक नजर आती है। शायद ये मेरे ही दिल का अक्स है, रूह का परतो है, शाम के सन्नाटे, फीकी फजा और साएं साएं करती हुई हवा का असर है। कश्ती से उतरकर किसानों और मल्लाहों में झगड़ा शुरू हो गया। मल्ला ऊंची ऊंची आवाज में गालियां देने लगे। प्रकाश और बरजिंदर उठकर उस गुरु के करीब पे लगे। बरजिंदर ने पूछा क्यों झगड़ते हो भाई, क्या बात है? एक मल्ला ने कहा शाहजी बात यह है कि हम इन पूर्वियों को ब्यास पार से लाए हैं। ये दूसरे किनारे पर सुबह के बैठे थे और कोई उन्हें पार नहीं उतारता था क्योंकि ये पैसे पूरे नहीं देते। कहने लगे हम हिसार के कहत के मारे हुए गरीब किसान हैं, हमारे ढोर डंगर मर गए हैं, हमारी खेतियां उजड़ गई हैं, हम पर रहम करो, हमें ब्यास पार करा दो। हमने कहा अच्छा तो सब आदमी एक एक पैसा दे दो, हम तुम्हें ब्यास पार ले जाते हैं। अब यहाँ आकर कुल 15 पैसे देते हैं और ये आदमी है 25, आप खुद गिन लीजिए। किसानों ने कहा हम गरीब हैं जी, हम कैद के मारे हुए हैं, हम पर दया करो। बच्चे रोने लगे, औरतों की आंखों में आंसू डबडबा आए। एक मल्ला ने कहा और हम कहाँ से खाएं, सारे दिन में ब्यास पार कितने आदमी उतरते हैं, इन चंद पैसों में मुश्किल से गुजारा होता है। हमने तुम्हें 2 पैसे फी आदमी छोड़ दिए, अब तुम एक एक पैसा भी नहीं देते, ये कहाँ का इंसाफ है? प्रकाश ने 10 पैसे मल्ला की हथेली पर रख दिए। एक बूढ़े किसान ने आबदीदा होकर कहा भगवान तुम्हारा भला करे, ये मेरा कुंबा है, मैं भी कभी माल मवेशी वाला था। मेरा घर पक्की ईंटों का बना हुआ था। अभी कल तक मेरी खेतियां लहलाती थी। मेरे द्वारे पर भी भिखारी भीख मांगते थे। मेरी बहुएं बेटियां आंगन में गीत गाती थी, आज वो बैन कर रही हैं। भगवान मैंने ऐसी भिकता कभी ना देखी थी। अब दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं सर छुपाने को जगह नहीं मिलती, पेट भर खाने को रोटी नहीं। ऐसा कहत मैंने अपनी सारी उम्र में कभी नहीं देखा। भगवान ये किन खोटे कर्मों की सजा है? बरजिंदर ने कहा तुम 1-2 आदमी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें आटा दाल नून सब कुछ देंगे।
बूढ़ा किसान बोला, परमात्मा तुम्हारा भला करे। एक बूढ़ी औरत बोली, अरे लड़िया, जा सरकंडे घास फूस और लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अरे बन्नो, लिहाफ और चटाइयाँ मचवे से उतार के इधर ले आ। ए साधु कमबख्त, किधर भाग गया तू? लड़िया उठी और सरकंडों के झुंड की तरफ चली। वो एक सांवले रंग की जवान औरत थी। प्रकाश ने देखा कि उसकी चोली और लहंगा जगह जगह से फट रहा था और चलते चलते अपनी जवानी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन गरीबी में ना तो गरीबी छुपती है, न जवानी। दरिया से वापस आकर पता चला कि बारात दूसरे दिन शाम को सिरीपुर पहुंच जाएगी। लड़के वालों का नाई आया था और वह बड़ी सी गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे आंगन में लकड़ी के तख्त पोष पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। इस खबर ने घर वालों को चौंका सा दिया। बारात कल आएगी ये सभी जानते थे, लेकिन ये जानते हुए भी दिल में एक वायमा सा था। लेकिन अब वायमा दूर हो गया और उसकी जगह एक इज़्तिराब, एक अजीब किस्म की बेचैनी और उजलत ने ले ली। चाचा फेरू, जो कस्बे में हलवाई की दुकान करते थे और 45 बरस गुजर जाने पर भी मुजर्रद थे, दौड़ते हुए लारियों के अड्डे पर गए ताकि कल के लिए बटाले से बर्फ़ मंगवाने का इंतज़ाम करें। मंगत राय और बजेंद्र को बारात घर में सफाई करवाने, बारात सजाने और बारातियों के लिए चारपाइयाँ बिछवाने का काम सुपुर्द हुआ। घर में आई हुई औरतों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और साड़ियों और कमीज़ों के रंग शोखतर हो गए। बीर अपने बाप की चांदी के दस्ते वाली छड़ी लेकर इधर उधर घूमने और ज्योरियों को चुस्ती से काम करने की हिदायत करने लगा। बैठक में सिर्फ प्रकाश और चवन्नी लाल और बूटा सिंह रह गए। प्रकाश खिड़की से उन औरतों की तरफ देखने लगा जो घर के बड़े दरवाजे से अंदर आ रही थीं या बाहर जा रही थीं। रेशमी लिबास सरसराते हुए, कमीज़ें जिन पर सुनहरी फूल बूटे बनाए गए थे, चुनरियाँ जिन पर मुकेश के लहरिए थे। फिर कभी उनमें कोई खूबसूरत चेहरा भी नजर आ जाता, यूं ही कसबाती सा हुस्न जिसमें रानाई और मौनी के बजाय जवानी और अल्लड़पन की आमेजिश ज्यादा होती। यकायक चवन्नी लाल और बूटा सिंह ने एक साथ दबी सी चीख मारी। सामने दो लड़कियां जा रही थी। नैनवन के बादामी दुपट्टों में उनकी चोटियां काली नागिनों की तरह बल खाती हुई थी और उनकी गर्दन के खम में मदोरा के मंदिर लटके हुए नजर आ रहे थे। प्रकाश का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसे यह ख्याल नहीं रहा था कि कोई उसकी बहनों को देखकर खुशी से चीखें मार सकता है। सुशीला और लीला गली में चलते चलते ठटक कर रह गईं। मुखालिफ समत से दो नौजवान और हसीन लड़कियां आ रही थीं। उन्हें देखकर बूटा सिंह के मुंह से फिर बेख्तियार एक दबी सी चीख निकल गई। उन दो नौजवान लड़कियों में से एक तो वही दोशीज़ा थी जिसने बीर को और प्रकाश को लस्सी पिलाई थी। प्रकाश ने पूछा, वो कौन है? वो कौन? चवन्नी लाल ने पूछा। वो जो आसमानी रंग की साड़ी पहने हुए शर्मा सी रही है और मुस्कुरा भी रही है। और चवन्नी लाल ने कहा, वो मिस ओवरसियर है। और ये कहकर चवन्नी लाल और बूटा सिंह दोनों हंसने लगे। मिस ओवरसियर? हाँ हाँ, बूटा सिंह ने हंसते हुए कहा, उसका बाप नहर के महकमे में ओवरसियर है ना। चवन्नी लाल ने बूटा सिंह की तरफ देखकर राजदाराना लहजे में कहा, मैंने सुना है कि ओवरसियर की तब्दीली जलंधर हो गई है और अब वो 2-3 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। सचमुच? हाँ, मुझे आज ही पता चला है, एक बड़े मोतबर आदमी से। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। अगर उसने सुन लिया तो बस बेचारे पर क़यामत गुजर जाएगी। नहीं बेचारा। इतना कहकर बूटा सिंह हंसने लगा। चवन्नी लाल भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। प्रकाश ने सोचा, ये लड़के कैसे बदमजाक और बेतरबियत है, बिल्कुल देहाती। वो बैठक से उठकर घर के आंगन में चला गया। आंगन में दरी बिछ गई थी। एक दीवार के साथ गैस लैंप लग गया था और कमसन लड़कियों ने अभी से ढोलक बजानी शुरू कर दी थी। फिर कित्थे गए हो परदेसिया वे, टिक 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 बजती हुई ढोलक पर एक लड़की पत्थर के टुकड़े से ताल दे रही थी। प्रकाश ने सोचा, इन नादानों को पता नहीं कि वो क्या गा रही हैं। परदेसी से प्यार क्यों? उसने देश देश के गीत सुने थे, बलौरी चश्मों के किनारे नीली आंखों वाली चरवानों के गीत, और ड्राइंग रूम में अरगनों पर गीत जहाँ गुलदान में लंबी लंबी डंडियों पर नरगिस के फूल झुके हुए थे। गीत जो दोपहर की तपती हुई उदासी में गाए गए,
जब फ़ज़ा में पीपल के पत्ते खड़खड़ा रहे थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। गीत, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि औरत के हर नगमे में परदेसी के लिए प्यार मौजूद था। ये प्यार कभी तो मध्यम सुरों में लरसने लगता और कभी उसकी गोयाई की हिस्स इतनी शदीद हो जाती कि वो नगमे के उलझाव में एक जख्मी परिंदे की तरह चीख उठता। लेकिन परदेसी के लिए इस कदर तड़प क्यों? प्रकाश ने पूछा और उसे ख्याल आया कि यह नगमा इंसान की फितरत का नगमा था। वही नगमा जिसने दूर की हर शय को प्यारा बना दिया था, जिसने बचपन में उसे चांद की तरफ हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था और बड़ा होने पर उसे बेकरार कर दिया था कि वह जंगलों, पहाड़ों और मैदानों की खाक छाने और कुदरत को अपना राजदार बनाए। ये वही इंसानी फितरत का नगमा था जो अभी तक औरत की मुकद्दस रूह में बेकरार था। ये अच्छा है, प्रकाश ने सोचा, कि गुलाम होते हुए भी औरत के दिल में परदेसी की चाह मौजूद है, क्योंकि औरत ज़मीन की तरह है। वो जिंदगी की तख्लीक करती है और जिस दिन उसके दिल से परदेसी की चाह उठ गई, इंसानियत भी फना हो जाएगी। टक 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 लड़कियों ने एक नया गीत शुरू किया था। उन्नू लखना असा परदेसियां नू याद रखना। प्रकाश ने सोचा, इन मासूम लड़कियों को पता नहीं कि वो क्या गा रही हैं। किसी परदेसी को याद रखने के लिए एक हसास और दर्दमंद दिल चाहिए। जवानी की बेकरार रूह, नसाइयत और शबाब, और उसकी निगाहों में पगडंडी पर चलती हुई औरत की तस्वीर खिंच गई, जिसके सर पर सरसों की सब्ज कोपलों का गट्ठा था और जिसकी सब्ज कमीज पर नकरई फीता चमक रहा था। असा परदेसियां नू याद रखना। टक टक टक। प्रकाश को ऐसा मालूम हुआ गोया कोई उसके बजते हुए दिल पर उसी पत्थर के टुकड़े से ज़रबे लगा रहा था, और वो सीढ़ियों की तरफ दूसरी मंजिल पर जाने के लिए मुड़ा। सीढ़ियों के दरमियान उसने बीर और मिस ओवरसियर को देखा, जो एक दूसरे के करीब खड़े थे। बीर का चेहरा सफ़ेद था और मिस ओवरसियर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। प्रकाश जल्दी जीने पर चढ़ गया। बीर ने आहिस्ता से कहा, भाईजान मैं भी ऊपर आ रहा हूं अभी। दूसरी मंजिल में एक बड़े कमरे में बहुत सी लड़कियां प्रकाशवती को घेरे हुए थी। वो दबे दबे कहकों और मीठी मीठी सरगोशियों के साथ प्रकाशवती को दूल्हा भाई की आमद के किस्से सुनाकर छेड़ रही थी और अपनी दबी हुई जिनसी ख्वाहिशों की नाकाम तकमील कर रही थी। प्रकाश चंद को कमरे में आते देखकर सारी मजलिस दरम बरम हो गई। कई लड़कियां खिलखिलाकर हंसने के बावजूद भी शर्माती हुई कमरे से बाहर निकल गई और उन्हें जुर्रत से काम लेकर उसे अपने नुस्वानी मज़ा का निशाना बनाना चाहा। इतने में बीर आ गया और आकर एक कोने में पड़ी हुई चारपाई पर चुपचाप लेट गया। उसका चेहरा सफ़ेद और सुता हुआ था और उसके बशरे से मालूम होता था कि शायद उसे अभी गश आने को है। बहुत सी लड़कियों ने देखा और अंदाज़ा लगाया कि कोई गैर मामूली बात है और वो कमरे से बाहर चली गई। प्रकाश और प्रकाशवती दोनों जल्द बीर के पास गए। प्रकाशवती ने अपना हाथ बीर के माथे पर रखा, कहने लगी, माथा गर्म है। प्रकाश ने पूछा, क्या बात है बीर? बीर ने रुकते रुकते कहा, उफ कोई बात नहीं, बस दम घुटा जा रहा है। प्रकाश ने कहा, पानी पानी। प्रकाशवती ने घबरा कर कहा, पानी पानी। बाहर कई लड़कियों ने चीख कर कहा, पानी पानी। सारे घर में कोहराम मच गया। पानी पानी। बीर की माँ दौड़ती हुई ऊपर आई और एक छोटे से गिलास में पानी और गुलाब मिलाकर लाई। बीर ने थोड़ा सा पानी पिया और कहा, मैं बच्चा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। कोई माथा दबाने लगा, किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पाँव, किसी ने कहा, खिड़की बंद कर दो, हवा लग जाएगी। किसी ने कहा, खिड़की खोल दो, हवा लगने दो। एक फूफी जान बोली इसे दूध में गर्म घी मिलाकर पिलाओ। पिलाया गया। दूसरी फूफी जान बोली, है कहाँ है बीर की माँ? बीर की माँ बोली, मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ी हूं। अच्छा, जा भागकर नीचे से बादाम रोगन ला। बीर की माँ निचली मंजिल से बादाम रोगन लेने गई तो खाला भगोनती उसके पीछे दौड़ी। अरे मैं कहती हूँ बीर की माँ,
इसके तो हाथ पांव मुक रहे हैं, बाजार से कांशी फल मंगवाओ ताकि पैरों पर अच्छी तरह मालिश करें और गर्मी छटे। उसे गर्मी है और कुछ नहीं। वीर ने लाख इनकार किया कि उसे गर्मी नहीं थी, महज दम घुटा जा रहा था और अब वो भी नहीं घुटता था। अब उसे आराम था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना मानी और उसे आराम से लेटे रहने को कहा। नाचार वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई आध घंटा शोर करने, वीर का सर सहलाने और उसके पांव और हाथों पर कांशी फल की मालिश करने और के बाद घर की औरतों की जान में जान आई और उसे चारपाई पर आराम से सोया हुआ छोड़कर चली गई। उनके जाने के फौरन बाद वीर ने आंखें खोलकर कहा, हाय बापा जी। प्रकाश चंद ने मुस्कुराकर पूछा, चीन कैसा मुल्क है? वीर ने कहा, हाय मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, उनकी तब्दीली हो गई है। प्रकाश चंद ने कहा, सुना है शंघाई में बहुत दिल पसंद कैबरे हैं और एंगारो चीनी औरतें। वीर ने कहा, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। वीर ने कहा, और चीन के लोग चीनी के बर्तन बनाने में अपना जवाब नहीं रखते। वीर ने हाथ मलते हुए कहा, हाय बापा जी, हाय बापा जी, अगर तुम्हें पता होता। प्रकाश ने कहा, मुझे सब पता है, और वो कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर सीढ़ियों के करीब कोने में उसने एक लड़की देखी। उसने आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी नाक सुर्ख थी और आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई। प्रकाश ने गौर से उसकी तरफ देखा। उस लड़की ने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और दीवार से लगी सिसकियां लेने लगी। यकायक प्रकाश ने सोचा, कल प्रकाशवती की शादी है। शादी की रात प्रकाश पल भर के लिए भी ना सो सका। उसने वीर की मां से कह सुनकर चारपाई दूसरी मंजिल में रखवा ली थी ताकि आराम से सो सके। वीर की मां ने निहायत चाव से पूछा था, बेटा शादी नहीं देखोगे? और प्रकाश ने वीर की मां से कहा कि वो 3 बजे के करीब जब ब्याह की रस्में अदा की जाएंगी, चारपाई से उठकर नीचे आंगन में चला आएगा। लेकिन उसे तो 2-3 बजे तक भी किसी ने न सोने दिया। कोई 8 बजे के करीब चौनी लाल, धन सियाल और बूटा सिंह हंसते हुए और आंगन में फिरती हुई औरतों को ताकते हुए ऊपर मंजिल में आ गए। चौनी लाल ने आते ही प्रकाश से कहा, भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि आज रात के लिए चारपाई यहाँ रखवा ली। अब यहाँ सारी रात बैठकर खिड़की में से नीचे आंगन का तमाशा देखें। प्रकाश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं सोना चाहता हूँ। बूटा सिंह हंसने लगा, सोने के लिए आपने अच्छी जगह तलाश नहीं की? धन सियाल ने कहा, आज हमारे कस्बे में 2 शादियां हुई। आज का दिन बहुत मुबारक है। प्रकाश ने पूछा, दूसरी शादी किसकी यहाँ हुई? धन सियाल ने मुस्कुरा कर कहा, ओह, आपको पता नहीं? हाँ, बहुत से लोगों को भी पता नहीं, और आप तो नवारत ठहरे। कल जब प्रकाशवती की डोली जाएगी तो आप भी शायद डोली जाने के 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। आपको हमारे कस्बे की शादियों से क्या दिलचस्पी? लेकिन मेरा ख्याल में आपको बता देना चाहिए, चाचा फेरू की शादी हुई है। चाचा फेरू को जानते हैं ना? दुबले पतले लंबे कद के आदमी। वो उस दिन बैठक में बैठे हुक्का पी रहे थे। मैली सी मूछें, खिचड़ी सी दाढ़ी, रुखसारों पर छाइयाँ। वो जो बाजार में हलवाई की दुकान करते हैं? प्रकाश ने पूछा। हाँ, वही जो मिठाई बनाने के अलावा सोडा वाटर भी तैयार करते हैं और तंबाकू भी बेचते हैं। बेचारे मुजर्रद थे अभी तक। उम्र 40 बरस से ऊपर हो गई थी और गरीबी की वजह से हमारी बरादरी में कोई रिश्ता नहीं देता था। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, चाचा फेरू की शादी। आज के दिन वाकई बहुत मुबारक है। चौनी लाल, धन सियाल और बूटा सिंह एक साथ हंस पड़े। अभी हम चाचा फेरू को मुबारकबाद दे के आ रहे हैं। बहुत खुश थे। उन्होंने दाढ़ी मुंडवा दी है। अगरचे मूछें बदस्तूर मैली हैं और होंठों के कोनों में गिरती हैं। उन्होंने हमें ताज़ा ताज़ा मिठाई खिलाई और कहने लगे, अभी इसका जिक्र किसी से ना करना। और हमें तो भी तो अचानक ही पता चल गया। प्रकाश ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हो? चौनी लाल बोला, हम दरिया पर गए थे जहाँ हिसार के कहत ज़्यादा लोग डेरे डाले पड़े हैं। वहाँ बहुत शोरगुल था। बच्चे बिलक रहे थे, छोटी छोटी लड़कियाँ रो रही थीं और एक बूढ़ी औरत अपने खावंद को सलवाते सुना रही थी। हाय री मेरी लड़िया, मेरी जवान और सुंदर लड़िया। पता चला कि बूढ़े किसान ने 200 रुपये के एवज लड़िया को चाचा फेरू के हवाले कर दिया था। पेट बुरी बला है। और अब वो बेवकूफ़ बूढ़ी औरत अपने खावंद को कोस रही है, गोया हिसार के कहत का जिम्मेदार उसका खावंद है। बूटा सिंह बोला, चाचा फेरू बहुत खुश नजर आते थे। उन्होंने अपनी दुकान में मिठाई के थालों के पीछे एक मैली सी चादर लटका दी है ताकि पर्दा रहे।
और आने जाने वालों की नज़र ना पड़े। धनसयाल ने कहा, देखिए भाई साहब, इसका जिक्र किसी से न कीजिएगा। चाचा फेरू ने कहा है, और अगर उन्हें पता चल गया कि हमने किसी आदमी को यह बात बता दी है तो फिर वो हमसे सारी उम्र बात नहीं करेंगे और ना ही अपनी दुकान से हमें मिठाई खिलाएंगे, और कस्बे में उनके सिवा यहाँ कोई दूसरा हलवाई भी नहीं। ये कहकर वो हंसने लगा। फिर चवन्नी लाल और बूटा सिंह भी उसकी हंसी में शरीक हो गए। थोड़ी देर बाद चवन्नी लाल ने कहा, आओ पापा जी, जरा बारात घर में बारातियों के दर्शन कर लें और उनके क़यामत आम के मुतालिक इंतजामात की भी देखभाल कर लें। बेचारे कल यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, कहीं उन्हें यह कहने का मौका न मिले कि सिरीपुर गए थे और वहाँ उनकी अच्छी तरह खातिर मदारत नहीं हुई। बारातियों को खाना खिलाकर को 2-2.5 घंटे बाद प्रकाश फारिग हुआ और आते ही चारपाई पर दराज हो गया। लेकिन नींद कहाँ। आज शादी की रात थी। अभी अभी उन लोगों ने दूल्हा का मुंह देखा था और बीवी की माँ ने दोनों हाथों से उसकी बलाएं ली थी। सर वारना क्या था और चांदी की चवन्नियाँ निछावर की थी। औरतों ने सुहाग के गीत गाए थे और कंवारी लड़कियों की छातियाँ जोर जोर से धड़कने लगी थी। दूल्हा का चेहरा प्रकाश ने भी देखा था, बिल्कुल हल्दी की गांठ की तरह था। वही जर्दी, वही तलखी, वही सख्ती, और सेरे के जरी तार और चंपा की कलियां भी उसके रंग रूप में कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकी थी। उसके साथ उसका बड़ा भाई भी आया था। उसकी नाक चपटी थी, होंठ मोटे और रुखसारों की हड्डियां बाहर को निकली हुई। उसके हाथ में रुपयों से भरी हुई लाल कपड़े की एक थैली थी, जैसे लेकर वो इधर से उधर घूम रहा था, जैसे वो इस सारे कस्बे का मालिक हो। उसके साथ उसका बाप भी था। उसकी आंखों में भी वही चालाकी और बनियापन था जिसकी बदौलत वो हल्दी बेचते बेचते लखपति बन गया था। उनके साथ बहुत से रिश्तेदार थे जिनके हुलिये एक दूसरे से बहुत मिलते थे, क्योंकि हल्दी की जड़ तो आखिर एक ही होती है, गांठें चाहे कितनी बनती चली जाए। मलनी की रस्म के वक्त लड़की वाले और लड़के वाले आपस में बेंच बेंच कर गले मिले थे। चांदी के गुलाबदानों में पड़ा हुआ मुअत्तर पानी एक दूसरे पर छिड़का गया था। ज्योरियों, भांडों और मिरासियों ने बधाई के तराने गाए थे और गदागरों के जम्मे गफीर ने गली के दोनों तरफ नाकाबंदी कर ली थी, ताकि जब फरीकैन की तरफ से तांबे के पैसे निछावर किए जाएं तो गली के सुर्ख ईंटों पर पेट रगड़ रगड़ कर और गंदी मोरियों में हाथ डाल डाल कर उन्हें लूटा जा सके। पैसों के निछावर होते ही छोटे बड़े गदागर सब एक दूसरे पर पिल पड़े, और वो फकीरनी जिसकी छातियों से एक सूखा हुआ बच्चा लटक रहा था और वो बूढ़ी भिकारन जिसके बाल बड़ की शाखों की तरह थे, एक पैसे के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई थी। लड़का चिल्लाने लगा था और मिरासी बधाई के गीत गा रहे थे। क्या ये शादी की बधाई थी या समाज के जनाजे का नौहा, या किसी ने अपने घर को आग लगाई थी और भड़कते हुए शोलों को देखकर खुशी से नाच रहा था। कोई प्रकाश के करीब बिस्तर पर बैठ गया। प्रकाश चौंक पड़ा। यह प्रकाशवती थी। वो चुपचाप आकर उसके पास बैठ गई और वो दोनों नीचे आंगन में काम करती हुई औरतों की तरफ देखने लगे। आंगन के बीच में काठ की बेदी खड़ी की गई थी। दरमियान में हुवन खंड था। काठ की बेदी मंदिर की तरह बनाई गई थी, एक 6 पहलू की इमारत जो ऊपर उठकर एक तिकोन की सूरत इख्तियार कर लेती थी। इसे फूलों, केले के पत्तों और जरी तारों से सजाया गया था। बेदी की चोटी पर लकड़ी के सब्ज रंग के तोते से लगाए गए थे और आंगन की दीवारों पर रेशम से काढ़ी हुई सुर्ख फुलकारियां लटकाई गई थी। उन पर आदम के कते और गतीरी और दीगर मुतबर्रक मंत्र काढ़े हुए थे। आंगन के आर पार झंडियां लगाई गई थीं और फर्श पर लकीरों वाली दरियां बिछाई गई थीं। प्रकाश ने प्रकाशवती से कहा, आज तुम्हारा ब्याह है। देखो बेदी कितनी खूबसूरत बनाई गई है, बिल्कुल मंदिर से मिलती जुलती है। लेकिन पुजारी अभी नहीं आए, और जब पुजारी आ जाएंगे तुम्हें नए कपड़े पहनकर एक देवदासी की तरह अपने मंदिर के देवता को रिझाने के लिए नाचना होगा। और तुम तो बहुत अच्छा नाच सकती हो, क्यों? प्रकाशवती ने नमनाक लहजे में कहा, नहीं। मैं आज ज़िबा की जाऊंगी। खबर नहीं, पढ़ाकर सिखाकर हर तरह के ऐशो आराम देकर हमें माँ बाप क्यों ज़िबा कर डालते।
शायद ये भी एक रस्म होगी। लेकिन मैं सोचती हूँ क्या मुझे इसीलिए महाविद्यालय में दाखिल कराया गया था। मेरा जीव भरा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि चीखें मार मार कर रहूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी की उम्मीद थी और तुम हो कि जब से आए हो हर वक्त जी जलाते रहते हो। प्रकाश ने कहा, बहन प्रकाशवती जी, जी जलाने को तो सारी उम्र पड़ी है। अब अगर हंसकर भी तुमने अपने गम को ना छुपाया तो तुम्हारी शायरी किस काम की। भाड़ में जाए शायरी, प्रकाशवती ने झुंझुला कर कहा। वो तो अब खुद ब खुद चली जाएगी। प्रकाश ने प्रकाशवती का दायां हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसकी हथेली पर उंगली रखकर बोला, तुम्हारी किस्मत यहाँ लिखी है। देखो, ये लकीर जाहिर करती है कि तुम बहुत लंबे अरसे तक जियोगी। तुम्हारे 10 बच्चे होंगे, एक मोटर कार। ये लकीर तुम्हारी शायरी की थी। लेकिन यहाँ आकर शायरी का आपगीना हल्दी की एक गांठ से टकरा कर टूट गया। ये लकीर जाहिर करती है कि तुम्हारे खावन को तुमसे बहुत मोहब्बत होगी। यूं भी तो ये मोहब्बत 10 बच्चों से साफ जाहिर है, लेकिन उनके अलावा वो तुम्हें हर साल नए भद्दे जेवर और रेशमी कपड़ों के भारी भरकम जोड़े सिलवा दिया करेगा। शादी के 5 साल बाद तुम इतनी मोटी हो जाओगी कि खुद तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। और प्रकाशवती ने हाथ छुड़ाते हुए जल्दी से कहा, हटो भाई, हर वक्त बेहुदा मजाक, शर्म नहीं आती तुम्हें। प्रकाश ने उसे छेड़ते हुए कहा, मालूम होता है तीर निशाने पर बैठा है। मैं जानता था कि औरत एक हल्दी बेचने वाले से शादी करके खुश रह सकती है, लेकिन अपने मोटापे का जिक्र सुनकर खौफ हुए बगैर नहीं रह सकती। यह आखिरी रत जगह था। ब्याह की रस्में 2 बजे अदा की जानी थी, इसलिए कस्बे की तमाम सब औरतें अपने बेहतरीन लिबास और जेवर पहन कर आई थीं। ढोलक पर इतने जोर से हाथ पड़ता था कि प्रकाश को उसकी धप धप समा खराश मालूम होती थी। हर एक औरत अपने गले की पूरी कुव्वत से गा रही थी। छोटे छोटे लड़के और लड़कियां बीच में जोर से चिल्ला उठते। नाई ने माफ कीजिए, नाई ने शरबत पिलाती जाती और दूसरी मंजिल पर प्रकाश के कस्बे के बहुत से जवान लड़के और लड़की वालों के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और खिड़कियों में से झांक झांक कर रत जगह का नजारा कर रहे थे। कई लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी आ गए थे। जी कई लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी आ गए थे, जो हुक्का पीते पीते बार बार खांसते और नौजवानों को शराफत की तलकीन करते हुए अपनी आंखें सेंकते जाते थे। प्रकाश ने उनकी आंखों में दबी हुई हसरतें देखी, जो अपनी कब्रों से बाहर झांक रही थी। उन्होंने आज तक जिंदगी को गुनाह समझा था और उसे हर जगह और हर मकाम पर अपनी रूह की पूरी कुव्वत से दबाने की कोशिश की थी। आज जिंदगी उनसे इंतकाम ले रही थी, क्योंकि हिर्स मर चुकी थी, लेकिन हिर्स तेज हो चुकी थी और हुक्का पीने वाले बुजुर्ग अब इस राख के ढेर को कुरेद रहे थे, जहां जिंदगी की एक चिंगारी भी बाकी न थी। शायद अगर बात यहीं तक रह जाती तो प्रकाश को चंदा अफसोस ना होता, लेकिन उसे तो रह रहकर गुस्सा आ रहा था उन सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों पर, जिनकी जवानियां मुद्दत से राख हो चुकी थीं और जो अब दूसरों की जवानियां राख करने पर तुले हुए थे, जिन्होंने अपनी जिनसी आलूदगियों पर शराफत का पर्दा डाल लिया था और अब इस झूठी शराफत के बलबूते पर अपने जवान लड़कों और पोतों और खोए हुए लम्हों का इंतकाम ले रहे थे। प्रकाश ने सोचा, कैसी बेइंसाफी है। हम लोग बचपन में ही बूढ़े कर दिए जाते हैं, सारी जिंदगी रोते गुजरती है और फिर वही बसूरते हुए चेहरे लेकर मरघट की नजर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त तो आंगन में लड़कियां खूब जोर जोर से गा रही थीं और कह कह लगा रही थीं। प्रकाश को यह डर था कि अभी कोई बुजुर्ग सूरत आदमी खिड़की में से झांक कर कह देगा, लड़कियों इतना गुल क्यों मचा रखा है, और रत जगह की सब रौनक मान पड़ जाएगी और चिल्लाते हुए गले इस तरह खामोश होकर रह जाएंगे जैसे मौत के सर्द और बर्फीले हाथ ने उन्हें घोंट दिया। बेचारी औरतों को तो आज ही मुद्दत बाद अपने दबे हुए अरमानों को जरा ढील देने का मौका मिला था। वो इस वक्त फोश, लुच्चर और बाजारी गीत गाकर बहुत मसरूर हो रही थी। गीत क्या थे, सीधी सादी जिनसी गालियां थीं, जिनमें माँ बाप, बहनों, भाइयों, बहुओं और आशनाओं के जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया था। वो औरतें जिन्हें प्रकाश शर्म और हया की पुतलियां समझता था, अब सबसे ऊंची आवाज में सबसे गंदे गीत गा रही थी।
और उनके नंगे सर और लहराती हुई चोटियां दावत नज़ारा दे रही थी। लेकिन ऐसे मौके तो बहुत कम आते हैं। कभी कभी तो कोई शादी आती है, वरना कई साल गुजर जाते हैं और इन औरतों पर शर्म और हया का झूठा मुलम्मा चढ़ा रहता है। और फिर जब वो बूढ़ी माएँ और सासें बन जाती हैं तो अपना सारा गुस्सा अपनी लड़कियों और बहुओं पर उतारती हैं। ये करो, वो ना करो, वो करो, ये ना करो, और इस तरह अंधे समाज का चक्कर जिंदगी की मंजिल से गुजर जाता है। बरजिंदर बड़े नमाक से खिड़की से नीचे देख रहा था कि एक शौक लड़की ने उसकी तरफ देख कर गाया, हाय बरजिंदर वे तेरी मासी, उन्हों लै गया एक सन्यासी, हाय वे एक सन्यासी, हाय वे एक सन्यासी। और बहुत सी लड़कियां उसकी तरफ देख कर कह कह लगाने लगी और बरजिंदर शर्मा कर पीछे हट गया। एक बूढ़े बुजुर्ग ने उसे डांट पिलाई, तुम खिड़की में क्यों खड़े थे? अगर गीत सुनने का इतना ही शौक है तो इधर चारपाई पर आराम से बैठकर सुनो, ये भी क्या ढंग है? प्रकाश ने सोचा कि ये भी क्या ढंग है कि बरजिंदर की मासी को ले जाए एक सन्यासी। आखिर एक सन्यासी क्यों, एक सुनार या चमार क्यों नहीं? और फिर उसे ख्याल आया कि हिंदुस्तानी समाज में सन्यासी और फ़कीर लोग ख़ास इज्जत के मालिक हैं। खुदा के ये लाखों बंदे खाते पीते लोगों से भीख मांगकर उनके ज़मीर को तस्कीन पहुंचाते हैं, अमल और ज्योतिष से उनके मुस्तकबिल को रोशन और दिलकश बनाते हैं, काया कलब करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं और औलाद से महरूम बीवियों को बच्चे अता करते हैं। मुबारक है उनकी जिंदगियां और मोहब्बत से लबरेज है उनकी रूहें। इसीलिए मासी का सन्यासी के साथ भाग जाना चंदा ताजुब खेज न था। इन फहश गीतों में और औरतों के मसरूर निगाहों में प्रकाश को अपने तमद्दुन की नंगी रूह झलकती हुई नजर आई। जिस चीज़ को हर छोटे बड़े फर्द ने गुनाह कहकर दिल के नेहा खाने में छुपा दिया था, आज वही गुनाह उबल कर गाने वालियों की आंखों में झांक रहा था। और ढोलक की ताल और बारीक आवाज़ों से लरसती हुई लय में जाहिर हो रहा था। और दूसरी मंजिल पर ये चीज़ें ऐसे ऐसे बुजुर्ग सुन रहे थे जिनकी तवील ज़िंदगी का शाहकार ये था कि उन्होंने उम्र भर अपनी बीवी और अपनी माँ के अलावा किसी औरत से हंसकर बात भी नहीं की थी। इसीलिए तो एक मासूम शायरा हल्दी की एक गांठ के एवज बेच दी गई थी और खेतों की खुली फजाओं में पली हुई सुंदर लड़िया बासी पकौड़ों और मिठाइयों की दुकान पर एक सरसराते हुए मैले पर्दे के पीछे कैद कर दी गई थी। जिंदगी गैर महदूद थी, इश्क ताज़ा और शबाब जिंदा, लेकिन तमद्दुन बूढ़ा और अकल फरसूदा हो चुकी थी। और समाज के नीलाम घर में अब भी औरतों को खुले बंदों बेचा जाता था, अलबत्ता कानूनन गुलामी ममनू थी। प्रकाश ने दिल में कहा कि वो ऐसी बातें सोचता सोचता पागल हो जाएगा। बेहतर यह है कि वो सो जाए, बेहतर यह है कि वो सो जाने की कोशिश करे, आंखें मूंद ले, अपने पपूटों को नींद से बोझल बना ले और सराहने पर सर टेक कर सो जाए। अब गीत हल्के हो रहे थे। दूल्हा भाई सेरा बांधे हुए तशरीफ ले आए थे। प्रकाशवती और दूल्हा पवन कंड पर बैठे हुए थे। पंडित मुकद्दस मंत्र पढ़ रहे थे। शोले घी का मजा चखकर बुलंद होते जाते थे। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। प्रकाशवती और दूल्हा खुशनुमा सुबक वेदी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके साथ ये अफसाना ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आज ज़रा शेड्यूल करता हूँ और अगली कहानी इंशाल्लाह फिर पेश करेंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।